आइए आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 6 कार्य ऊर्जा तथा शक्ति यानी वर्क एनर्जी एंड पावर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। जैसा हमने आपसे बताया था कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो अगर बल की दिशा में विस्थापन नहीं होगा तो फिर चिन्ह बदलेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं। जैसे देखिए पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी में बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। तो रस्सी बाल्टी से बंधी है, तो उस केस में जो कार्य किया जाएगा बाल्टी को कुएं से निकालने में, तो वो स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि बाल्टी का जो भार है जिसको mg कहते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी चूंकि प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा यानी नीचे की ओर, और रस्सी से हम उसको खींच रहे हैं ऊपर की ओर। तो विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, जबकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का बाल्टी का जो mg है वो नीचे की ओर है। तो इसको समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कोई बाल्टी है, ये हमारे पास बाल्टी है। अब इसमें जो है ऊपर यहाँ पर कोई रस्सी बंधी हुई है इस तरह से, रस्सी के द्वारा ऊपर खींचा जा रहा है। तो इसका जो विस्थापन है dx जिसको कहते हैं छोटा विस्थापन के लिए, ये ऊपर को होगा और mg इसका नीचे को काम करेगा। विस्थापन ऊपर है और mg नीचे की ओर काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं से बाहर निकालने के लिए ऊपर की ओर बाल्टी के भार के बराबर बल आरोपित करना होगा। अब अगर हम इस बाल्टी को ऊपर निकालना चाहते हैं तो जो बल F लगेगा वो इस mg के बराबर होना चाहिए। हालांकि mg के जब बराबर होगा तो ये बाल्टी न नीचे जाएगी न ऊपर जाएगी, mg से कुछ ज़्यादा ये F होगा तब ये ऊपर की ओर आएगी। तो ये कह रहा है कि रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं से बाहर निकालने के लिए ऊपर की ओर बाल्टी के भार के बराबर बल आरोपित करना होगा। भार के बराबर नहीं, भार के बराबर से कुछ ज़्यादा, तब तो ऊपर आएगी। अगर ये mg और F बराबर रहेंगे तो उसी जगह स्थिर हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो अब देखते हैं इसको। तो अब जब हम बाल्टी को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाल्टी ऊपर की ओर निकलेगी, तो विस्थापन भी ऊपर की ओर है और इसको निकालने के लिए हम बल भी ऊपर की ओर लगाएंगे क्योंकि उसका भार mg नीचे की ओर काम कर रहा है। तो देखिए विस्थापन और बल, इसमें एक बल है और दूसरा विस्थापन x है या यस मान सकते हैं, कुछ भी मान ले। दोनों की दिशा एक ही है तो दोनों के बीच कोण क्या होगा, 0। तो कह रहा है कि अतः आरोपित बल तथा विस्थापन के बीच कोण 0 है। तब व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति द्वारा देखिए जो ये बल लगा रहा है, W बराबर एफ cos थीटा होता है। cos थीटा तो थीटा की वैल्यू 0 है और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा W = एफ और ये धनात्मक होगा। तो ध्यान देना है कि बल कब ऋणात्मक होगा कब धनात्मक होगा, तो इस बात को समझना है।
अब अगला पॉइंट पूछ रहा है, अब यहाँ पर देखिए पहले में जो व्यक्ति बाल्टी को खींच रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य है। अब दूसरे में पूछ रहा है कि उपरयुक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तब गुरुत्वीय बल द्वारा जब किए गए कार्य की बात करेंगे तो देखिए इसका भार mg किधर लग रहा था, नीचे बाल्टी का। mg जो है हमारा नीचे को लग रहा है और हम खींच ऊपर को रहे हैं, तो विस्थापन किधर को हो रहा है, ऊपर को हो रहा है। ये विस्थापन यश ऊपर को हो रहा है, तो विस्थापन ऊपर को है खींचन, और ये बाल्टी का भार mg नीचे को काम कर रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर बल लगाता है, ये बल नीचे को लग रहा है, जबकि जो हम खींच रहे हैं उस बल के कारण विस्थापन ऊपर को है। तो विस्थापन ऊपर को है और गुरुत्वीय बल नीचे को लग रहा है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण है। तो वही कह रहा है कि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर बल लगाता है जबकि बाल्टी ऊपर की ओर बल लगाती है, यानी विस्थापन ऊपर की ओर है क्योंकि मनुष्य खींच रहा है। आता है गुरुत्वीय बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। काश 180 का मान होता है -1, तो जब -1 रखेंगे तो आ जाएगा -fs। तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, मनुष्य के द्वारा आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक था, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। तो इस बात को ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सी वाला, इसको देखते हैं। तो देखिए सी में हमसे कह रहा है कि किसी अनंत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो इसको देखिए फिगर पहले बना लीजिए तब समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि कोई ये अनंत तल का मतलब झुका हुआ तल, ये कोई झुका हुआ तल है जिसका कोण ये थीटा है। अब इस पर कोई ये वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए ये वस्तु है, तो इस ये वस्तु जो है जब ये झुका हुआ तल है तो जाहिर सी बात है कि इसकी गति इधर नीचे की ओर होगी। तो इसका mg ऐसे काम करेगा, इस तरफ पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र की तरफ mg काम करेगा, और इसका प्रतिक्रिया बल ये काम करेगा जिसको r लिखते हैं। और अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें इस तरह से, तो ये एंगल थीटा है, तो हमारा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो पास में कास सामने साइन, तो ये mg कास थीटा हो जाएगा, mg कास थीटा। ये थीटा है तो mg कास थीटा, और ये वाला पास में कास सामने साइन, तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ये बनाया जाता है। तो अब देखिए कह रहा है घर्षण बल नत समतल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs कास 180 डिग्री, तो यह आ जाएगा -Fs, अर्थात ऋणात्मक कार्य होगा। अब देखिए अगर वस्तु इधर को फिसल रही है तो जाहिर सी बात है कि इस पर बल इधर को लग रहा है, बल इधर को लग रहा है, ये इधर को फिसल रही है, तो घर्षण बल इसमें विपरीत दिशा में लगेगा, इधर को इस प्रकार से लगेगा। घर्षण बल इस तरफ को लगेगा। अब घर्षण बल में देखिए यहाँ जो दिखाया गया है वैसे तो इसको लिखना चाहिए F बराबर μ mg cos थीटा होता है। घर्षण बल Fs
Fr फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन यहाँ म्यू को महत्व नहीं दिया गया है। तो घर्षण बल नत समतल के विपरीत दिशा में कार्य करता। समतल की बात हो रही है अभी, आनत यानी इंक्लाइंड प्लेन की बात नहीं है। यहाँ देखिए हमने इंक्लाइंड प्लेन का फिगर बना दिया है, देखते हैं इसको। किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, इसको इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा। हालांकि इंक्लाइंड प्लेन देखिए यहाँ लिखा गया है, इंक्लाइंड प्लेन लिखा गया है, यानी झुके हुए तल की बात हो रही है। तो हालांकि हम तल को अगर सापेक्ष मान लें, जैसे कोई तल है तो उस तल को सापेक्ष माने, झुकाव को ध्यान न दें, तो जाहिर सी बात है कि तल के वस्तु नीचे को आएगी, तो कोई बल लगाकर वस्तु को नीचे की ओर ला रहा है तो घर्षण बल उसके विपरीत लगता है। तो अगर बल धनात्मक है तो घर्षण बल ऋणात्मक होगा। तो इसने डायरेक्ट उसी को आधार मान लिया है। तो उस आधार पर इसने देखिए बताया है कि घर्षण बल नत समतल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो समतल तल हमने लिया था, भले वो झुका हुआ था, अगर इसमें कोई बॉडी रखी गई है, यहाँ पर मान लीजिए रखी है इस तरह, तो अगर ये वस्तु इधर को गति करेगी, यानी इसमें बल इधर को लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो समतल पर इधर की ओर लगेगा, स्मॉल एफ, यानी ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। तो वही कह रहा है कि घर्षण बल नत समतल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अब वस्तु का विस्थापन इधर को है और घर्षण बल इधर को, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 180 डिग्री। इसलिए W बराबर एफ एस, एफ डॉट एस बराबर एफ एस cos 180 डिग्री। तो यह आ गया माइनस एफ एस, अर्थात ऋणात्मक होगा। तो इस चीज को ध्यान देना। अब देखिए डी वाला आ गया है। तो डी वाले में क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है किसी खुरदुरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। खुरदुरा है, देखिए खुरदुरा है तो जाहिर सी बात है कि एक समान वेग है, यानी त्वरण नहीं है, तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे बल नहीं लग रहा, जबकि खुरदुरा है तो उस घर्षण बल के विरोध में बल लग रहा है, तभी वस्तु गतिमान है, नहीं तो रुक जाएगी। तो देखिए वस्तु आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, जिधर बल लगा रहा है उधर ही विस्थापन है। तो जाहिर सी बात है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा 0 है, इसलिए आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य W इक्वल टू एफ एस, एफ डॉट एस इक्वल टू एफ एस कास थीटा, और कास थीटा 0 है तो यह आ गया एफ एस, अर्थात धनात्मक होगा। अब अगला है ई में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी दोलायमान लोलक को विरामावस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। अब लोलक का मतलब देखिए पेंडुलम, पेंडुलम जो कि धागे से बांध करके किसी खूंटी पे टांग दिया जाए, कोई गेंद को या कोई पत्थर को, और एक तरफ खींच के छोड़ दिया जाए तो ऐसे ऐसे एक दूसरे की बार बार वहीं से एक जगह से आता जाता रहता है, इसी को लोलक बोलते हैं या पेंडुलम। तो वही कह रहा है कि किसी दोलायमान लोलक को विराम अवस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। विराम अवस्था में देखिए लाना है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर एफ एस कास थीटा, जहाँ एफ आरोपित बल, एस विस्थापन, थीटा एफ और एस के बीच का कोण है। यदि थीटा 90 से कम है तब किया गया कार्य धनात्मक होगा, 90 से ज़्यादा है तो 90 है तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि कास 90 का मान 0 होता है, और 90 से अधिक है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि कास 90 से ज़्यादा की वैल्यू में कास थीटा का मान ऋणात्मक आता है।
तो ये बता रहा है सब कुछ। तो इसको देखते हैं ई वाले को। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोधी बल गति के विपरीत कार्य करता है, अतः प्रतिरोध तथा विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है। अतः प्रतिरोधक बल द्वारा किए गए कार्य W बराबर F डॉट S बराबर Fs cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस Fs अर्थात ऋणात्मक है। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद क्वेश्चन में बता रहा है कि प्रतिरोधी बल है, तो विस्थापन के विरोध में ही होगा। वैसे इसका फिगर बना करके और स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वो है और ये डोरी है, इसके नीचे कोई बाल बंधी हुई है ये, और ये x बराबर 0 की स्थिति में, यानी विस्थापन यहाँ पर 0 है। अब ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी। मान लीजिए यहाँ से ये विस्थापन अब x है। अब ये यहाँ पर जब वस्तु आएगी तो यहाँ पर देखिए विस्थापन इधर को हो रहा है, इधर को, यानी लगाए गए बल द्वारा हम वस्तु को इधर ला रहे हैं, लेकिन अब ये अपने आप इधर आएगी। तो अगर हम इसको इधर ले जा रहे हैं इस तरफ, तो इस पे लगने वाला बल क्या है, यहाँ लाने के लिए इस तरफ बल लगेगा तभी तो इधर आ पाएगी। तो विस्थापन इधर हो रहा है तो बल इधर लगाया जा रहा है। दोनों के बीच का कोण क्या है, विस्थापन इधर को है तो बल जो है इधर को है, तो कोण 180 डिग्री है। 180 का मान -1 होता है, इसलिए यहाँ पर देखें 180 है तो माइनस Fs यानी कार्य ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को चीज़ों को समझना आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम अवस्था में है 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, प्रभाव से एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट कितना है, 0.1 है। तो निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनका हमको आंसर देना है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये कोई एक मेज है, मेज पर कोई m द्रव्यमान का गुटका रखा हुआ। ये m द्रव्यमान का कोई गुटका है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान है। प्रारंभ में ये विराम अवस्था में है। अब इसमें 7 न्यूटन का बल क्षैतिज लग रहा है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब इस प्रकार फोर्स लग रहा है इस मेज के समांतर, मेज के समांतर इस तरह बल लग रहा है। और मेज का गतिज घर्षण गुणांक कितना है, म्यू के जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए m हमारा 2 kg है, म्यू के हमारा 0.1 है और F कितना लग रहा है, 7 न्यूटन। ये mg नीचे को काम करेगा और ये घर्षण बल इसमें लगेगा म्यू के गतिज घर्षण गुणांक। तो निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। अब देखिए पूछ रहा है कि लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो ये जो बल लगाया जा रहा है तो 10 सेकंड में कितना कार्य किया जाएगा। तो सब चीजें लिख लेते हैं। m द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, बल 7 न्यूटन का लग रहा है, गतिज घर्षण गुणांक यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट म्यू के इक्वल टू 0.1 है। तो गतिज घर्षण द्वारा लगाया गया बल, गतिज घर्षण यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो गतिज घर्षण द्वारा लगाया गया बल पहले निकाल लें। तो F इक्वल टू म्यू mg या म्यू आर होता है। तो यहाँ पर चूंकि म्यू गतिज घर्षण गुणांक है तो म्यू के लिखेंगे, तो म्यू के आर। अब देखिए mg नीचे को काम कर रहा है तो इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर को काम करेगा, जिसको r लिखते हैं।
बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। तो प्रतिक्रिया ऊपर को काम करेगा, mg नीचे। तो म्यू के आर होता है, तो म्यू के इंटू ये आर के बराबर ही mg होगा, तभी ये मेज टूट नहीं रही, क्योंकि जितना mg लग रहा है उसका प्रतिक्रिया बल इसके ऊपर आर लग रहा है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन ने बताया। तो ये देखिए आर ऊपर लग रहा है, तो आर बराबर mg होगा, तो इसलिए आर की जगह mg रख दिया। म्यू के 0.1 इंटू एम हमारा 2 किलोग्राम है, जी 9.8, तो यह गया 1.96 न्यूटन। तो इतना बल जो है, ये जो बल लग रहा है इसके विरोध में लग रहा है, क्योंकि ये घर्षण है, तो इसके विरोध में लगेगा। तो 7 न्यूटन में इतना न्यूटन तो बेकार चला जाएगा। अतः वस्तु द्वारा आरोपित बल एफ डैश कितना होगा, 7 न्यूटन में इतना घटा देंगे, क्योंकि घर्षण बल लगाए गए बल के विरोध में होता है, इसलिए विपरीत होगा। तो जब हम कुल बल को जोड़ेंगे तो ये चिन्ह विपरीत रहेगा, तो अपने आप घट जाएगा। तो घटाने पे आ गया 5.04 न्यूटन। अतः वस्तु पर आरोपित बल कितना हो पाएगा, 5.04 न्यूटन। इतना बल ही लग पाएगा। अब देखिए, चूंकि गतिज घर्षण बल द्वारा लगाए गए बल की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होगी, इसलिए इसको घटाया जा रहा है कि इतना बल 7 में से घट जाएगा, जो परिणामी होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए फिगर कितना अच्छा बनाया है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान है, इधर को बल लगा रहे हैं तो त्वरण इधर को ही होगा, और गतिज घर्षण बल इधर को लग रहा है। इसकी गति के कारण जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है वो इसके बल के विपरीत दिशा में है। तो इसलिए फिगर कितना अच्छा बनाया गया है। अब देखिए, अब बल तो हमने निकाल लिया, अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण तो F बराबर m होता है, तो A बराबर F/m। तो परिणामी बल हमारा कितना था, 5.04 बटे द्रव्यमान 2, तो ये इसका त्वरण आ गया 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 10 सेकेंड में वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो गति का दूसरा नियम लगा देंगे, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूँकि A दिया गया है, A प्राप्त किया है। अब प्रारंभिक वेग तो 0 था, क्योंकि वस्तु विरामावस्था में थी, तो u 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हाफ AT स्क्वायर बचेगा, तो हाफ A की वैल्यू ये t 10 सेकेंड दिया है उसका स्क्वायर हो गया, तो आ गया 126 मीटर। तो 10 सेकेंड में वस्तु 126 मीटर चलेगी। तो लगाए गए बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य। अब देखिए विस्थापन आ गया हमारे पास 10 सेकेंड में 126 मीटर। अब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल हमको पता है, विस्थापन का भाग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आरोपित बल 10 सेकेंड में किया गया कार्य आरोपित बल गुणे विस्थापन, तो ये आ गया आरोपित बल कितना है 7 गुणे विस्थापन कितना है 126, तो ये आ गया 882 जूल। ध्यान दीजिए फिर से, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य, तो आरोपित बल कितना है 7 न्यूटन हमने लगाया था। अब घर्षण बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य, तो अब यहाँ पर W2 बराबर गतिज घर्षण बल गुणे विस्थापन। तो गतिज घर्षण बल बल के विपरीत दिशा में है, विस्थापन इधर को हो गए बल लगाने से, और घर्षण इधर को लग रहा है, तो विस्थापन के विपरीत है, इसलिए ऋण चिन्ह लगा दिया। तो माइनस F इंटू S। अब गतिज घर्षण बल कितना आया था 1.96 न्यूटन, पीछे देखिए निकाला गया था गतिज घर्षण ये F इतना, तो इसके कारण हमको बताना है। तो ये 10 सेकेंड में गतिज घर्षण बल द्वारा ये आ गया -246.9 जूल। ये इतना कार्य है जो आरोपित बल लगाया गया उसके द्वारा, ये जो घर्षण बल है उसके द्वारा इतना जूल कार्य हुआ। अब कुल बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य, तो W3 बराबर कुल बल गुणे विस्थापन। तो कुल बल कितना है 7 में से जब ये घर्षण बल घटाएंगे तो टोटल बल आएगा, तो 7 में से इतना घटाया तो आया कितना 5.04, और विस्थापन कितना 126। तो 126 का गुणा किया तो आ गया 635.04
जूल, ये कुल बल द्वारा किया गया कार्य। अब आगे पूछ रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य, तो किया गया कुल कार्य कितना है, कुल बल द्वारा इतना जूल है, तो यही गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो 635.04 जूल यही हमारी गतिज ऊर्जा होगी। देखिए 7 न्यूटन को जो लगाए हैं ये पूरा गतिज ऊर्जा में नहीं जाएगा, क्योंकि घर्षण बल द्वारा इतना नुकसान भी हो रहा है इतना, तो इसमें घटाएंगे इतना, तो जो बल बचेगा उसके कारण गति प्रदान होगी और वही गति गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कुल बल लिया गया है, तो उसके कारण जो कार्य आया है वही गतिज ऊर्जा में बदलेगा। तो जो ये कार्य है यही इतना ही गतिज ऊर्जा में बदलेगा, 635.04 जूल। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं तो इनको एक एक को समझिए। अगर लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को बोरियत महसूस होगी।